इजराइल ने कतर को दहलाया तो सबसे ज्यादा तुर्की तिल मिलाया। इजराइल ने यमन में हूथी पर बम बरसाए तो सबसे ज्यादा एर्दोआन भड़के। सीरिया में इजराइल के जंगी जेटों से बरसते बम खलीफा का खून खौला रहे हैं। गाजा में इजराइल के मिसाइल धमाकों का हिसाब तुर्की लगा रहा है, क्योंकि 2700 साल पुरानी निशानी के लिए तुर्की और इजराइल भिड़ गए हैं। इजराइल और तुर्की ने हथियार तान दिए हैं। तुर्की तबाही के तेवर दिखा रहा है। तुर्की आंखें तरेर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को हद में रहने की धमकी दी है। तुर्की ने कहा है कि नेतन्याहू नफरत की आग में जलते रहेंगे, लेकिन उन्हें वो ऐतिहासिक चीज नहीं मिलेगी जिसे एर्दोआन ने तिजोरी में बंद कर रखा है। क्या है वो ऐतिहासिक निशानी? क्यों इजराइल तुर्की एक अभिलेख के लिए युद्ध पर उतारू हैं? तुर्की इजराइल की वॉर टेंशन का लेवल कहां तक पहुंच चुका है, ये सब जाने उससे पहले गाजा के वॉर जोन से आई बारूदी तस्वीरें देखिए। यहां इजराइल ने कोहराम मचा रखा है। बम धमाके से भरभरा कर ढहती बहुमंजिला इमारत। मिसाइल धमाकों के बीच जान बचाकर भागते लोग। दिन हो या रात, इजराइल बम बरसाता जा रहा है। मिसाइलों की बौछार से गाजा का आसमान धुआं धुआं है। गाजा से अपना सामान समेटकर लोग भाग रहे हैं। भगदड़ के दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। गाजा में अब भूख मिटाने के लिए भी बारूद फांकने को लोग मजबूर हो चुके हैं, मगर मौत का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल की कोशिश हाई राइज इमारतों को जमींदोज करके उन सुरंगों तक पहुंचने की है जहां हमास लड़ाके अब भी डेरा जमाए बैठे हैं। बहुमंजिला इमारतों को इसीलिए भी इजराइल ढहा रहा है क्योंकि यहीं से स्नाइपर हमले थम नहीं रहे हैं। गाजा में इजराइल के जमीनी हमले शुरू होने के बाद से 90% लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। गाजा में जारी बारूदी घमासान के बीच फिलिस्तीन लीडरशिप ने पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप पर हमला बोला है। फिलिस्तीनी नेता गाजी हमद ने ट्रंप पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। Can change the political map in Gaza Strip, because I think that we are looking for the freedom of our people and independence of our people, and I think that United States is working on this issue in order to give more protection and more shelter and more security for the occupation. They does not take care about the Palestinian interest. They does not take care about the national rights of the Palestinian people, and they are partner in the crimes, in practicing crimes against our people, and I think that they will fail to impose any solution on the Palestinian people. गाजा में हमास का सफाया जैसे जैसे करीब दिख रहा है, ईरान नए सिरे से इजराइल की तबाही का प्लान बना रहा है। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने के बाद अब नए फाइटर ग्रुप्स का एक नेटवर्क खड़ा कर लिया है। ईरान समर्थित नए लड़ाका ग्रुप हैं हरकत अल नुजाबा, कताइब सैयद अल शोदा, हरकत अंसार अल्लाह अल औफिया और कताइब इमाम अली। ये ऐसे फाइटर गुट हैं जिन्होंने अमेरिका से टक्कर ली थी। ईरान की कुद्स फोर्स से इन लड़ाका ग्रुप का सीधा कनेक्शन बताया जाता है। हरकत अल नुजाबा 2013 में बना फाइटर ग्रुप है जिसका टॉप कमांडर अकरम अल काबी है। हरकत अल नुजाबा ने सीरिया की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अमेरिका के मुताबिक लड़ाका ग्रुप को पैसे, हथियार और खुफिया जानकारी ईरान देता है। इजराइल का सिरदर्द बनने वाला दूसरा लड़ाका ग्रुप कताइब सैयद अल शोदा है, जिसे 2013 में शिया धर्म स्थलों की रखवाली के लिए बनाया गया। ये फाइटर ग्रुप इराक में अमेरिकी दूतावास और सैन्य ठिकानों पर हमले करता है। नए दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल ने भी तैयारी शुरू कर दी है। पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजराइल दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियारों का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। What we are going to do is to build an arms industry that will match the best arms industries in the world with one proviso,
we want to produce first for ourselves on a much larger scale and with unimaginable innovation. वहीं इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर अहम ऐलान किया है। मंत्रालय ने बताया कि इजराइल का लेजर आयरन बीम डिफेंस सिस्टम चालू हो गया है। आने वाले महीनों में इस हाईटेक सिस्टम की बैटरियों की तैनाती की जाएगी। ये इजराइल के एयर डिफेंस और लेजर रक्षा प्रणाली को अभेद्य बना देगा। खासकर हूथी लड़ाकों और ईरान के हमलों से ये इजराइल को बचाएगा। इजराइल का नया आयरन बीम ड्रोन के अलावा मिसाइलों, रॉकेटों और मोर्टारों को मार सकता है। इससे ये स्लो स्पीड से चलने वाले खतरे यानी कि केवल ड्रोन को मार गिराने की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आयरन बीम M250 मिलीमीटर 50 किलोवाट की बीम लॉन्च करता है। इसे बड़े ट्रकों पर लगाया जा सकता है। आयरन बीम 450 मिलीमीटर 100 किलोवाट की बीम लॉन्च करता है। आयरन डोम की तरह इसे भी वॉर जोन में ले जाया जा सकता है। इजराइल ने साफ किया कि आयरन बीम बैटरियों का उत्पादन और तैनाती बड़े पैमाने पर की जाएगी। इसे कुछ खास जगहों पर सीमित नहीं किया जाएगा। इजराइल ने ताकत की नुमाइश की है तो तुर्की भी पावर गेम में पीछे नहीं है। तुर्की खासकर जुलानी और नेतन्याहू के बीच बढ़ रही दोस्ती से टेंशन में है। सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा और कमांडर जुलानी ने इजराइल के साथ समझौते के फाइनल स्टेज तक पहुंचने की बात कही। अहमद अल-शरा ने कहा कि इजराइल के साथ चल रही बातचीत का नतीजा जल्द आ सकता है, जिससे इजराइल सीरिया में हवाई हमले बंद कर सकता है। समझौता हुआ तो सीरिया से इजराइल सैन्य कब्जा हटा सकता है। सीरिया इजराइल की नजदीकियां एर्दोआन को बर्दाश्त नहीं। एर्दोआन ने जिस कमांडर जुलानी को सीरिया के तख्त पर बिठाया है, उनके नेतन्याहू के पाले जाने से तगड़ा झटका महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से एर्दोआन इजराइल से युद्ध के बहाने तलाश रहे हैं। एर्दोआन ने 2700 साल पुराने एक अभिलेख के लिए इजराइल को धमकाया है। तुर्की और इजराइल के बीच सिलोआम इंस्क्रिप्शन को लेकर के तनाव बढ़ता जा रहा है। ये ऐतिहासिक अभिलेख यरूशलेम के नीचे पानी के ट्यूब वाले सिस्टम से जुड़ा माना जाता है, जिसे राजा हिजकिय्याह के समय बनाया गया। यहूदी इतिहास का अहम अभिलेख तुर्की में है, जिसे 1990 से वापस लाने की कोशिश की जा रही है। नेतन्याहू ने दावा किया कि उन्होंने तुर्की के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेसूद यिल्माज से अभिलेख के बदले ऑटोमन साम्राज्य की कलाकृतियां देने की पेशकश की थी, लेकिन तब एर्दोआन ने अड़ंगा लगा दिया था। एक बार फिर जब नेतन्याहू ने ऐतिहासिक अभिलेख की मांग की तो एर्दोआन युद्ध पर उतारू हो गए। एर्दोआन ने इजराइल को नफरत की आग में जलने देने की बात तक कह दी है। İsrail Dürzileri bahane ederek haydutluk sahasını son 2 gündür komşumuz Suriye'ye taşıdı. Şunu bir kez daha açık ve net söylemek isterim. İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık, şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. छह फ्रंट पर युद्ध में उलझे इजराइल के लिए तुर्की से टकराना क्या मुसीबत बन सकता है, क्योंकि नेतन्याहू के सामने फिर से 2 मोर्चे सुपर एक्टिव हो सकते हैं। एक तरफ है यमन और दूसरी तरफ है ईरान। दोनों ही फ्रंट इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो रहे हैं। यमन में हजारों लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए फिक्र वाली खबर ईरान से है, क्योंकि ईरान की सड़कों पर अब आर या पार का नारा लगाया जा रहा है। क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये डबल ट्रिगर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है? वहीं तीसरा फ्रंट सीरिया भी बन सकता है, जहां जुलानी को रोकने के लिए इजराइल सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बमबारी कर चुका है। तब दमिश्क में रक्षा मंत्रालय पर भी बम गिराए गए और इस वजह से जुलानी के कई खास अधिकारी भी मारे गए। अब इसी को देखते हुए एर्दोआन और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। दमिश्क पर हुए हमलों के बाद ट्रंप भी सुपर एक्टिव हुए थे और उनके कहने पर ही नेतन्याहू ने बमबारी रोकी थी।
लेकिन तब तक सीरिया का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। तुर्की को भी एहसास हो गया कि ईरान और सीरिया के बाद अब इजराइल की नजर तुर्की पर हो सकती है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन कह चुके हैं कि सीरिया को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने तो यहां तक कह दिया कि तुर्की हमला करने में भी देरी नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री अब पूरी तरह इजराइल को अपने टारगेट पर ले चुके हैं। इजराइल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है या फिर युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ इजराइल दक्षिण लेबनान में भी एयर स्ट्राइक कर रहा है और यमन से भी आए दिन इजराइल पर मिसाइल अटैक होते रहते हैं। ईरान ने भी कह दिया है कि इस बार वो इजराइल को बख्शेगा नहीं और तेल अवीव से लेकर हाइफा को नक्शे से मिटा देगा। सवाल ऐसे में ये कि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध फिर शुरू होता है तो क्या तुर्की भी उसमें शामिल हो जाएगा? और फिर क्या इजराइल के सामने होंगे दो फ्रंट? और इसे देखते हुए पश्चिम एशिया में अब ये महीना बहुत अहम माना जा रहा है और ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब गाजा पर टिकी है।